हाँ जी दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ कप ऑफ टी, जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा लॉ का एक एक यूनिट 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कराते हुए चलूंगा। आपके सेक्शंस भी आपको याद हो जाएंगे, मॉड्यूल से रिवीजन भी हो जाएगा, केस स्टडीज कैसे करनी है वो भी बता दूंगा, और कौन कौन से वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे वो भी आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होते हैं। तो याद रखना, गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी मूव, जो क्या हो सकती है, मूव हो सकती है। कहां से कहां तक? एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हो रही है तो वो गुड्स है। पर ये दो चीज इंक्लूड करके नहीं चलता। क्या क्या? सबसे पहला एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि BR, BP, चेक, प्रॉमिसरी नोट और मनी इन सर्कुलेशन। इनको इसने गुड्स नहीं माना, पर चार चीजों को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, जैसे स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग अटैच्ड विद अ पीस ऑफ लैंड। जैसे कि वो साइन बोर्ड्स नहीं होते, आप लोग पेट्रोल पंप पे देखोगे तो उनको इंक्लूड किया है तो वो गुड्स है, यानी कि लैंड को इंक्लूड नहीं किया। बोलो बात समझ में है? ये आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग अटैच्ड विद अ पीस ऑफ लैंड। अब याद रखना है आपको कि गुड्स के 3 टाइप्स होते हैं। गुड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और तीसरा हो जाएगा कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अवेलेबल है, यानी कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो अवेलेबल है, ये तो एग्जिस्टिंग। ये अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएंगे। कंटिंजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये तो फ्यूचर की कंडीशन बताएगी। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक, दूसरा असर्टेन और तीसरा अनअसर्टेन। जैसे मैंने बोला यही वाला ब्लू कलर का पेन, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स, यही वाला। असर्टेन कौन से होते हैं? जब मैं बहुत सारे गुड्स में से कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई कर लूँ फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड्स। कुछ गुड्स को अगर अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो असर्टेन, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया दे बिकम असर्टेन, अनअसर्टेन। ये रहे इसके। तो गुड्स 3 टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक। अब एक होता है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। एक होता है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है? प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप जिसको हम बोलते हैं इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ए ने बी को गुड्स बेचा तो अब बी ओनर है, बी उसका कुछ भी करे। अग्रीमेंट टू सेल के अंदर इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होती, फ्यूचर डेट पे सेल होती है। यानी अभी तो सिर्फ अग्रीमेंट हो रहा है। जैसे ए ने बी को बोला मैं तेरे को अपना फ़ोन 3 महीने बाद बेचूंगा, तो ओनरशिप कब जाएगी? 3 महीने बाद। अब बात होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रीमेंट टू सेल कब सेल बनता है? तो पहला, दोनों पार्टीज को रहना ज़रूरी है, दोनों पार्टीज को रहना ज़रूरी है। नंबर 2, जिसके बारे में बात हो रही है जैसे मोबाइल फ़ोन, सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है, कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है, कंसीडरेशन कैश में होना ज़रूरी है, पूरा काइंड में नहीं होगा, पार्टली पार्टली चल जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है अदर असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, डिलीवरी होना ज़रूरी है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप लोगों को दिख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जल्दी से, देयर मस्ट बी एटलीस्ट कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, प्राइस मनी में होनी चाहिए, काइंड में नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए और सारे असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए, तब जाके आपका अग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सेल्स क्या होती है और हायर परचेज क्या होती है। जैसा अभी आपने पढ़ा, सेल्स के अंदर ओनरशिप अभी की अभी चल जाती है लेकिन हायर परचेज में अभी नहीं जाती। हम हायरर और हायरी 2 पार्टी होती है, जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स दे रही है यूज करने को, साथ साथ में एक ऑप्शन दे रही है। कैसा ऑप्शन? जब आप मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, तब आपके पास एक ऑप्शन टू बाय द एसेट होगा, ऑप्शन टू बाय एसेट। बात समझ में आया? यानी कि ओनरशिप यहाँ तो ट्रांसफर हो जाती है, ए ने बी को गुड्स बेचा, अब बी इसको आगे रीसेल करे, कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना एसेट यूज करने को दे रही है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। आज भी यही ओनर है, ये तो यूज करेगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देगी तब ओनर बनेगी। अच्छा ये देख लीजिए, आपके पास आ जाएगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, हमारे हायर परचेज और सेल्स के बीच में।
तो प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर होती है या लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। यहाँ पे आप रीसेल कर सकते हो, यहाँ पे रीसेल नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ऐसे ही होता है सेल्स और बेलमेंट। सेल्स के अंदर तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन बेलमेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती। बेलमेंट के अंदर सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है। जैसे मैंने मेरी घड़ी ठीक करवाने को दी एक दुकानदार को, तो ओनर तो मैं हूँ पर घड़ी उसके पास पड़ी है। मैंने मेरी एक्टिवा आपको दी चलाने को, तो ओनर तो मैं हूँ पर चला आप रहे हो, पोजेशन आपके पास है। अब ये बेलमेंट दो तरीके की होती है, ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस। जब बिना पैसों के है तो ग्रेटिटुअस, पैसों के साथ है तो नॉन ग्रेटिटुअस। बात समझ? ग्रेटिट्यूड मतलब समझो किसी को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो आपको याद रखना है, दिस इज सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसको टाइम से आराम से देखते हुए चलते हैं। इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, तो ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको समझाता हूँ। 1/4/2026 मिस्टर ए के गोडाउन में 12 लाख रुपए का माल पड़ा है। 4 तारीख को रेनफॉल हुई और इतनी भयंकर रेनफॉल हुई कि उनका सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। उनको नहीं पता था कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। 6 तारीख को उन्होंने अग्रीमेंट टू सेल करा मिस्टर बी के साथ कि आपके गोडाउन में जितना भी माल है वो मिस्टर बी खरीद लेंगे। दोनों पार्टी को पता ही नहीं था कि गुड्स बैडली डैमेज हो चुके हैं और 15 तारीख को सेल होनी थी। इस केस के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, तो सेक्शन बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसी के आगे चलते हैं। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है यहाँ पे हमने गुड्स पड़े हैं 12 लाख के। 4 तारीख को अग्रीमेंट टू सेल हुआ, तब गुड्स जिंदा थे। 2 दिन बाद रेनफॉल हुई और इतनी भयंकर हुई कि सारे गुड्स तबाह हो गए। दोनों पार्टी की ना तो गलती थी ना दोनों को पता था, और सेल 15 तारीख को थी। तो सेक्शन 8 बोलता है इस केस के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकते हैं, और याद रखना लॉ में लिखा है अवॉइड भी कर सकते हैं। आओ मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ। दिस इज सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा, 7 के अंडर क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड 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 हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 8 बोलता है कि एक तो वॉइड हो जाएगा और हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। गुड्स या तो डैमेज हो गए, गुड्स या तो पेरिश्ड हो गए, डैमेज हो गए, दोनों की नॉलेज नहीं होनी चाहिए और वो अपने डिस्क्रिप्शन पे भी नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन 9 और 10 अगेन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 बोलता है कि हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे ए बी को गुड्स बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंसीडरेशन तो होगा, तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करी जाती है? तो पहला तो हो जाता है फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है। नंबर 2, जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्रीमेंट कर दिया, जैसे हमने बोला अरे इसकी प्राइस कितनी होगी, ये तो बहुत ही खतरनाक पेन है, ये तो बहुत इंपोर्टेड पेन है, तो हमने बोला इसको वैल्यूअर बताएगा, यानी कि थर्ड पार्टी बताएगी। और अगर दोनों ही नहीं हो पा रही तो जो बोथ द पार्टीज है, यानी कि बायर और सेलर, वो मिलकर डिसाइड करेंगे। ऐसे प्राइस डिटरमाइन करी जाती है। ये बोलता है हमारा सेक्शन नंबर 9। आ जाओ, बोलता है सबसे पहले फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 मैंने आपको बताया था अग्रीड जैसा होता है, जैसे वैल्यूअर आके करेगा। तीसरा कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि बायर और सेलर। सेक्शन 10 इसके साथ साथ बोलता है कि अगर हमने प्राइस डिटरमाइन करने के लिए थर्ड पार्टी को बुलाया है और जिस दिन सेल होनी थी उस दिन थर्ड पार्टी नहीं आ पाती, वैल्यूएशन नहीं कर पाती, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। और अगर कोई प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, हमेशा याद रखना रीजनेबल प्राइस तो पे करी ही जाएगी। ये था आपका पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1। आई होप आपको समझ में आई होगी और हमने सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर अंदर यूनिट 1 को देख लिया। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए। अगली कप ऑफ टी के एपिसोड 2 में मिलते हैं, जहाँ पे अपन यूनिट 2 को भी 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे।